नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात को शुरू करने से पहले दो बातों को समझ लेते हैं। एक, मान लीजिए महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट ना होती और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ना बनते तो क्या होता। सबसे बड़ी बात तो यह होती कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले जाना पड़ता, यानी शिवसेना भाजपा के साथ नहीं रहने वाली थी। इसका परिणाम क्या होता, इसके जवाब से पहले 2019 के लोकसभा के चुनाव परिणाम में महाराष्ट्र की क्या तस्वीर रही थी, यह देख लेते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और इनमें से 41 पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने 23 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस तरह से यह साफ देखा जा सकता है कि अगर महाराष्ट्र में यह तख्ता पलट ना हुआ होता तो भाजपा को 2024 में चिंता बन सकती थी, क्योंकि वो अकेले चुनाव में जाती और इतने बड़े पैमाने पर जीत होनी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि शिवसेना के हिस्से का वोट भाजपा के पास नहीं आता और भाजपा को नुकसान की स्थिति जाहिर सी बात है बन जाती, क्योंकि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस में घोषित या अघोषित गठबंधन होने की पूरी उम्मीद थी। यह एक बात हुई। और दूसरी बात की बात करें तो एकनाथ शिंदे ने पूरा जोर लगाया हुआ है, पूरा जोर लगा दिया है इस बात को लेकर कि साबित कर दे कि वो ही शिवसेना के असली हकदार है। वो कानूनी और भावनात्मक दोनों ही तरीके से यह साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए समझते हैं कैसे। पहली बात, शिवसेना के 55 में से 40 विधायक आज की तारीख में एकनाथ शिंदे के पास है। एकनाथ शिंदे गुट ने नए स्पीकर राहुल नार्वेकर को एक याचिका दी है, जिसमें उद्धव ठाकरे के पास बचे विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने विहिप की अवहेलना की है, इसीलिए इन विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो नाम स्पीकर को दिए गए हैं उनमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं है। आदित्य ठाकरे का नाम क्यों शामिल नहीं है, क्यों शामिल नहीं किया गया, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि अगर पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास नहीं आती है तो महाराष्ट्र में जो भाजपा की राजनीतिक मिशन है, जो भाजपा का राजनीतिक मिशन है, वह अधूरा रह जाने वाला है। वह इस तरह से अधूरा रह जाने वाला है। अगर उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना रह जाती है तो 2024 की लड़ाई के हिसाब से भाजपा की जीत अधूरी रह जाएगी, क्योंकि शिवसेना तो मैदान में रहेगी ही और वो भी भाजपा के खिलाफ। इसी के साथ उद्धव ठाकरे सहानुभूति के ढेर पर खड़े होंगे, क्योंकि उनके पास कहने को यह होगा कि देखो कैसे मेरा घर दो फाड़ कर दिया गया। आप एक बात को और समझ लीजिए, पूरी शिवसेना के बगैर एकनाथ शिंदे भाजपा के उतने काम के नहीं है जितना समझा जा रहा है। भले ही भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया हो, यह एक समझने वाली बात है। अब रही बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग क्यों नहीं की है, इसका जवाब खुद ही शिंदे गुट के विधायक और चीफ व्हिप भरत गोगावले ने दिया है। उनका कहना है कि हमने बाला साहब ठाकरे के प्रति सम्मान के कारण आदित्य ठाकरे को नोटिस जारी नहीं किया है, यह वो कह रहे हैं। लेकिन यह एक इमोशनल कार्ड है और यह दर्शाने की कोशिश है कि हम बाला साहब ठाकरे को इतनी इज्जत देते हैं कि उनके पोते को कोई नोटिस नहीं दे रहे। लेकिन सवाल तो यह है कि जब बाला साहब ठाकरे के बेटे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी जा सकती है तो फिर बाला साहब के पोते से विधायकी छीनने से क्यों गुरेज है, इससे फर्क क्या पड़ता है, यह एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब की अगर हम बात करें तो वो यह है कि 2024 में बाला साहब की विरासत और भाजपा एक होगी तभी काम बनेगा, और वो विरासत उद्धव ठाकरे के पास होगी तो काम नहीं चलेगा, और वो विरासत शिंदे के पास होगी तो काम बनेगा। यह साफ सी तस्वीर है। इसके साथ ही अंत में मैं एक और बात कहना चाहूँगा, और वो यह है कि आज देश में कांग्रेस भाजपा के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं बन पा रही है, और इसके विपरीत भाजपा के लिए कई सारी चुनौती बन रही है तो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां बन रही है। इसी कारण अब भाजपा की नज़र कांग्रेस पर नहीं है, इन क्षेत्रीय पार्टियों पर अधिक है। आप उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि क्षेत्रीय पार्टियों के कमजोर होने से भाजपा को फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा के शीर्ष परिवार में
आंतरिक कलह का फायदा बीजेपी को 2017 के चुनाव में हुआ। बिहार में लोजपा और जदयू के बीच टकराव और उसके बाद लोजपा में बंटवारे से भी भाजपा को फायदा हुआ और अब महाराष्ट्र में शिवसेना में दरार के बाद भाजपा ने सरकार बनाई है और जाहिर सी बात है यहां पर भी फायदा भाजपा को ही हुआ है और आगे भी होता हुआ दिख रहा है। यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भाजपा की नजर में कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है। अब उन क्षेत्रीय पार्टियों पर ध्यान दिया जा रहा है जो अलग अलग राज्यों में सरकारें चला रही है। आने वाले दिनों में क्षेत्रीय पार्टियों में अंदरूनी टकराव के कुछ और उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इसके लिए एक राह हैदराबाद में तैयार कर दी गई हो और यह हैदराबाद में तैयार की गई राह तेलंगाना के राजनीतिक गलियारों में फैलनी शुरू हो गई हो। यह ध्यान में रखने वाली एक बात है। इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि मौजूदा समय में भाजपा को चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं से भी मिलती हुई नहीं दिख रही है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।